Hello dear students and welcome back to my channel. So this is the part 3 of leadership and management skills video of degree 4th semester. So in my previous videos I have explained first 1 to 5 answers, then 6 to 10 answers in part 1 and part 2. This video is part 3. You can check the playlist that is given in the comment section, and if you want the PDF for this then do join my Telegram channel. It is same as my YouTube name, that is English with Professor Tabassum. Now let's begin today's video. Question number 11. Explain social, human and emotional intelligence and explain each term briefly. इंटेलिजेंस यानी कि समझदारी। तो इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो या फिर आप अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हो। ऑल दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि आप किस तरह लोगों के साथ डील करते हो और किस तरह अपने खुद की फीलिंग्स को भी समझते हो, उनसे भी टैकल करते हो। 3 ऐसे इंटेलिजेंस है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज सोशल, सेकेंड इज ह्यूमन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस यानी कि काबिलियत, एबिलिटी, किस तरह आप लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत कर पाते हो, इंटरैक्ट कर पाते हो। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि किस तरह लोगों से बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और किस तरह लोगों के साथ काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई स्टूडेंट अच्छा काम करता है किसी भी ग्रुप प्रोजेक्ट में, सबकी बातों को सुनकर, सबके आइडियाज़ को सुनने के बाद, सो इट मीन्स कि उस स्टूडेंट में सोशल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये बेसिक सोचने का तरीका होता है किसी भी इंसान का। इट इज़ द बेसिक थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, कि वो किस तरह नई चीज़ों को सीखता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और किस तरह फैसले लेता है, हाउ ही मेक्स डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए या फिर समझ पाए किसी भी नए साइंस के कॉन्सेप्ट को, तो इससे पता चलता है कि उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि आपको अपने खुद की फीलिंग्स के बारे में पता है, आप समझ सकते हो दूसरों के फीलिंग्स को। इससे मदद मिलती है कि आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाओ और लोगों के साथ रहमदिली के साथ आराम से काम कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी फ्रेंड दुखी है और आप उसकी तकलीफ़ को समझ पाओ और उसे कंफर्ट दे पाओ और उसे आप बेहतर महसूस करवाते हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये जो तीनों भी इंटेलिजेंसेस है वो एक साथ काम करती हैं। तो जब कोई इंसान क्लियरली सोच पाता है चीज़ों को, दूसरों के साथ मिलजुल कर काम भी कर पाता है और अपने इमोशंस को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है, तब वो इंसान एक अच्छा लीडर बन जाता है या फिर एक बहुत ही केयरिंग फ्रेंड। ऐसे लोग मदद करते हैं क्लास में, काम में या फिर एवरीडे रिलेशनशिप्स में। कंक्लूजन यानी कि एंड, सोशल, ह्यूमन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तीनों भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं किसी भी इंसान के ऑलराउंडर बनने के लिए। इन स्किल्स को प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान इम्प्रूव कर सकता है कि किस तरह वो दूसरों के साथ काम करेगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा, बेटर चॉइसेस लेकर लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। चैलेंजेस यानी कि प्रॉब्लम्स या फिर मुश्किल वक्त जो हम सब की लाइफ में कभी ना कभी आता है। तो जो समझदार इंसान होता है, जब उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तब वो इंसान हार नहीं मानता और कोशिश करता है कि इन चैलेंजेस को मौक़ों में बदल दे, यानी कि चांसेस में बदल दे। ऐसे चांसेस जिससे आप कुछ सीख सकते हो और लाइफ में आगे ग्रो भी कर सकते हो। तो ये किस तरह करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट वन, चेंजिंग द वे यू थिंक। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, बजाय इसके कि आप ये कहो आई कांट डू दिस, आप ये सोचो कि आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, यानी कि मुझे एक मौका मिला है इस प्रॉब्लम से कुछ सीखने का। इस तरह का चेंज अगर आप अपने माइंड में कर दो, तब आपको नए रास्ते मिलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। जब लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तब आप सवाल करो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, और पूछो हाउ कैन आई डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, किस तरह मैं इस काम को बेहतर कर सकता हूँ अगली बार। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से नहीं जाता और आपको एक अच्छा ग्रेड नहीं मिलता है, तब आप ये सीखने की कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या चीज़ों को इम्प्रूव करोगे और नेक्स्ट टाइम के प्रोजेक्ट में आप उन्हीं लेसन्स को अप्लाई करना। नेक्स्ट इज स्टेइंग पॉजिटिव।
आप इस बात में यकीन रखो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है उसके पीछे एक चांस छुपा होता है कि आप खुद को इम्प्रूव कर पाओ। यहाँ तक कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़े आइडिया तक आपको लीड कर सकती है। लास्ट इज प्लानिंग टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं उनको छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो और फिर सिंपल स्टेप्स का इस्तेमाल करो ताकि आप इजीली अपने चैलेंजेस को मैनेज कर पाओ। आप एक प्लान लिखो एंड देन स्टेप बाय स्टेप उस प्लान को फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो कि एक स्पोर्ट्स की टीम ने एक मैच को हारा है, तो बजाय इसके कि वो अपनी कंप्लीट हार के बारे में सोचे, जो कोच होता है वो स्टडी करने लगता है कि आखिर क्या गलत हुआ और फिर उन स्किल्स को प्रैक्टिस करता है, फिर प्लान्स बनाता है कि अगली बार टीम को जिताने के लिए ये सारे इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे। कंक्लूजन यानी कि एंड, पॉजिटिव तरीके से सोचकर हम हमारे गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके हम एक प्रॉब्लम को एक चांस में बदल सकते हैं जो कि हमें बेहतर करने का मौका दे ज़िंदगी में। इस तरह की अगर सोच और अप्रोच हम रखें तब इससे हमारी मदद होगी कि हम ज़्यादा स्ट्रांग बने हर उस चैलेंज से जो हम जिंदगी में फेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिज़ाइन थिंकिंग एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, लोगों की ज़रूरतों के बारे में अपने दिमाग में रख के। इस प्रोसेस की वजह से हम मेक श्योर कर पाते हैं कि जो भी सोल्यूशन हमने निकाला है वो यूज़फुल सोल्यूशन हो, सिंपल हो और लोगों के काम भी आता हो। ये एक मेथड है जो कि स्टार्ट ही होता है इस बात से कि आप अंडरस्टैंड करो कि प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर्स यानी कि यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में आप आइडियाज़ के बारे में सोचते हो, फिर आप सोचते हो एक सिंपल मॉडल और फिर अपने आइडिया को टेस्ट करते हो कि क्या ये आइडिया काम भी करता है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहला स्टेप है एम्पैथाइज, यानी कि आप लोगों से बात करो और उनसे पूछो कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और इस बात को सीखो कि उन लोगों को क्या चाहिए और किस तरह वो लोग महसूस करते हैं किसी भी इश्यू को लेकर। So basically empathizing is understanding others' pain, putting yourself in their place and trying to understand. Second one is define. Clearly आप लिख दो कि प्रॉब्लम किस बारे में है, उस बेसिस पे जो आपने सीखा है। थर्ड इज आइडिएट, यानी कि सोचो अलग अलग आइडियाज़ के बारे में जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ वन इज प्रोटोटाइप। अपने आइडिया का एक सिंपल सा वर्जन बना लो ताकि लोग इसे देख पाएँ और इसे इस्तेमाल भी कर पाएँ। लास्ट इज टेस्ट। असली यूज़र्स को आपके आइडिया को ट्राई करने दो और फिर पूछो उनसे उनका फीडबैक, यानी कि आपके आइडिया के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। पर्पस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, यानी कि क्या वजह है डिज़ाइन थिंकिंग करने की। तो गोल ये है कि आपको क्रिएट करना है एक सल्यूशन जो कि परफेक्टली फिट बैठे यूज़र की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो इस डिज़ाइन थिंकिंग की मदद से मिस्टेक्स कम होते हैं अगर आप इन आइडियाज़ को जल्दी से टेस्ट कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी इस्तेमाल करेगी डिज़ाइन थिंकिंग का ताकि वो डेवलप कर पाए एक नए किस्म का स्कूल बैग। सो व्हाट दे डू इज़ वो लोग स्कूल के बच्चों से इंटरव्यू लेते हैं कि उन्हें किस टाइप का बैग पसंद है और फिर नए आइडियाज़ के साथ आते हैं और एक बेसिक मॉडल बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स चॉइस और फिर स्टूडेंट्स से कहते हैं कि वो ट्राई आउट करें फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले। कंक्लूजन यानी कि एंड। तो डिज़ाइन थिंकिंग में होता यह है कि यूज़र को सेंटर में रखा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिसकी मदद से प्रॉपर सॉल्यूशंस को बनाया जाता है जो कि असल ज़िंदगी में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और स्मार्ट वे है आइडियाज़ को ढूंढने का और आइडियाज़ को टेस्ट करने का भी। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अबाउट एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड प्रोसेस। एथिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप ऐसे एक्शंस को चूज़ करो जो कि सच्चे हों, ऑनेस्ट हो और सही हो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होती है किसी भी इंसान के लिए जो कि लीड करना चाहता है या फिर फैसले लेना चाहता है। तो आप बस वही चीज़ें करते हो जो कि सबके लिए अच्छी हैं, ना सिर्फ आपके लिए। की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि नेचर यानी कि स्पेशल फीचर्स। सबसे पहला है फेयरनेस। हर चॉइस बहुत ही ज़्यादा फेयर होनी चाहिए सभी लोगों के लिए जो भी इन्वॉल्व है। सेकेंड इज़ ऑनेस्टी।
जो भी आप फैसला लो वो सच्चा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट, यानी कि आपको किसी से भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। थर्ड इज रिस्पेक्ट, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के राइट्स के बारे में सोचना ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपको एक गुड ऑब्जर्वर बनना होगा और ख्याल रखना होगा इस बात का कि कहीं पर किसी के भी साथ कुछ भी गलत ना हो। सेकेंड इज गैदर इंफॉर्मेशन, जो भी लोग इन्वॉल्व है इन सब में, उन सब की आप इंफॉर्मेशन निकालो और फैक्ट्स को कलेक्ट करो। थर्ड इज लिस्ट ऑल पॉसिबल चॉइसेस, जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं उन सभी रास्तों के बारे में आप लिख लो और उसके बाद में डिसाइड करो कि किस रास्ते को फॉलो करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फोर्थ इज चूज द बेस्ट ऑप्शन, उस एक चॉइस के ऊपर आप डिसाइड कर लो जो सबसे ज़्यादा सही और सच्चा हो। फिफ्थ इज एक्ट ऑन योर चॉइस, अब जो भी फैसला आपने लिया है उसके ऊपर आप एक्शन लो। सिक्स्थ इज रिव्यू द आउटकम, बाद में आप चेकआउट करो कि आपने जो फैसला लिया है वो वाकई में दूसरों की हेल्प हुई है उससे या नहीं, और फिर उससे आप कुछ सीखो। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर को पता चलता है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो टीचर क्या करते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं और फिर एक रूल बनाते हैं कि आज के बाद हर किसी को इक्वल टाइम दिया जाएगा बात करने का। लेटर जो टीचर है वो सारी क्लास से रिव्यू लेती हैं कि क्या सारी क्लास खुश है इस फैसले से या नहीं। कंक्लूजन यानी कि एंड। तो इन्हीं सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद की मदद कर सकते हो कि आप लाइफ में बेहतर चॉइसेस करो जो कि एथिकल हो, यानी कि सही हो, और लोगों के ट्रस्ट को बिल्ड कर पाओ। इससे पता चलता है कि आप किस तरह इतनी ज़्यादा परवाह करते हो फेयरनेस की, कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, और सच्चाई की यानी कि ऑनेस्टी की हर चीज़ में जो आप करते हो। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ अ लीडर कैन सेल थ्रू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ज़िंदगी में ऐसा मौका कई बार आता है कि आपको बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो बताता है कि वो किस तरह मुश्किल वक्त का सामना करता है शांति यानी कि कामनेस के साथ और क्लियर स्टेप्स के साथ, जिससे सारी टीम की मदद हो जाती है और वो डिफ़िकल्टीज यानी कि मुसीबतों में से निकल जाते हैं। स्टेप्स नंबर 1 इज स्टे काम। तो ये बात ज़रूरी है कि जब कोई मुसीबत आए तब आप कूल रहो, शांति के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज़ क्लियर कम्युनिकेशन, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको क्लियरली सबको बता दो। इससे होता ये है कि सारे टीम मेंबर्स को समझ में आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज मेक अ सिंपल प्लान, जो भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, ब्रेक डाउन करो और स्टेप्स को लिखो जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप इज लिसन टू द टीम, आप अपनी टीम से आइडियाज़ लो, उनके सजेशंस लो। जब सारे लोग अपने अपने आइडियाज़ के साथ आपकी मदद करेंगे तब होगा ये कि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देन बी फ्लेक्सिबल, कभी कभी आपका जो प्लान होता है उसे चेंज भी करना पड़ता है जब आप किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हो या फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि किसी भी हाल में एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी होता है अपने प्लान के साथ। नेक्स्ट इज ऑफर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, आपका काम है एज अ लीडर कि आप सभी को इनकरेज करो, उन्हें हिम्मत दो कि वो अपना बेस्ट दें, और जहाँ कहीं पर भी किसी को ज़रूरत है वहाँ पर आप हेल्प ऑफ़र करो और उन्हें ये बात याद दिलाओ कि एक साथ मिलकर काम करने से जो मुश्किल वक्त है वो आसानी से बीत जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इमेजिन करो कि आप एक स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसमें लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि लास्ट मिनट सेटबैक। तो जो लीडर होता है वो मिलता है अपने ग्रुप के साथ, उन्हें एक्सप्लेन करता है कि क्या रॉन्ग हुआ है, वो सबके आइडियाज़ को सुनता है, उसके बाद सबको एक एक टास्क दे देता है ताकि वो प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाए टाइम पर। देन कंक्लूजन यानी कि एंड, अगर हम शांत रहें, प्रॉब्लम्स को क्लियरली एक्सप्लेन करें और एक साथ मिलकर काम करें, तब एक लीडर गाइड कर सकता है अपनी टीम को कि किस तरह वो मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से भी बाहर आ सकते हैं। ये अप्रोच अगर कोई भी टीम अपना ले तब वो टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हर किसी को स्ट्रॉन्ग फील होगा।
Question number 16. Define bibliographies. Explain how a leader can learn through biographies. So bibliography एक लिस्ट होती है किताबों की, आर्टिकल्स की और बाकी दूसरे सोर्सेज की जो कि किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन निकालने के काम आते हैं। इसमें दिखाई जाती हैं डिटेल्स जैसे कि ऑथर का नाम, टाइटल, कब और कहाँ इस काम को पब्लिश किया गया था। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एक बिब्लियोग्राफी बताती है उसके रीडर को कि किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल करें, और एक बिब्लियोग्राफी क्रेडिट देती है उसके ओरिजिनल सोर्स को, यानी कि जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली गई है या फिर किसी ने दी है तो उस इंसान या फिर सोर्स का नाम उस बिब्लियोग्राफी में मेंशन्ड होता है। हाउ अ लीडर कैन लर्न थ्रू बायोग्राफीज। सो बायोग्राफीज कहानियाँ होती हैं लोगों की ज़िंदगियों के बारे में। तो जब एक लीडर किसी की बायोग्राफी पढ़ता है तब वो सीखता है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कामयाब लोगों के। फॉर एग्जाम्पल एक लीडर सीख सकता है हाउ टू फेस चैलेंजेस, क्योंकि बायोग्राफीज दिखाती हैं कि किस तरह फेमस लीडर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और किस तरह अपनी हार से बाहर निकलकर जीत की तरफ गए। और एक लीडर सीख सकता है अच्छे क्वालिटीज़ को, क्योंकि बायोग्राफीज में लिखा होता है उन लोगों की हिम्मत के बारे में, सच्चाई के बारे में और मेहनत के बारे में। और एक लीडर सीख सकता है डिसीजन मेकिंग। जब एक लीडर बायोग्राफीज में पढ़ता है कि कामयाब लोगों ने अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस किए थे, तब उसे नए आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरह वो अपने फैसलों को बेहतर बना सकता है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। और एक लीडर सीख सकता है इंस्पिरेशन। जो इन बायोग्राफीज में कामयाब लोगों की रियल लाइफ सक्सेस के बारे में लिखा है, उनकी स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है, ये सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं किसी भी लीडर को कि वो सोचे एक क्रिएटिव वे में और वो बार बार कोशिश करते रहे मुश्किल वक्त में। यहाँ पर परसिवियर का मतलब है कीप ट्राइंग। सो इन शॉर्ट बायोग्राफीज मदद करती हैं एक लीडर को समझने में कि असली ग्रोथ जो है वो इस बात से आती है कि आप कितना सीखते हो दूसरों की जर्नी से, दूसरों के सफ़र से। ये नॉलेज लीडर्स की मदद करती है ताकि वो बना पाए नई स्ट्रैटेजीज़ को, अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करे और लोगों को लीड करे एम्पैथी एंड डिटर्मिनेशन के साथ। एम्पैथी यानी कि दूसरों की जगह पर खुद को रख के देखना, दूसरों के दर्द को समझना। डिटर्मिनेशन यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट्स डालना मुश्किल वक्त में। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.